आज हम लोग 9th क्लास के विज्ञान का 8वां अध्याय का तीसरा पाठ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पिछले पाठ में हम लोगों ने गति, विराम, विस्थापन और दूरी, चाल तथा वेग और इसके प्रकार और अंतर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नया टॉपिक वेग में परिवर्तन की दर के बारे में पढ़ेंगे। वेग में परिवर्तन की दर, ये हमारा टॉपिक है। तो वेग में परिवर्तन की दर, ऐसे भी हम लोग जनरली जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। लेकिन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। तो जो है यहाँ हम लिख सकते हैं समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग ए से सूचित करते हैं, ये हम लोग जानते हैं ना। त्वरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है भाई? एक्सेलरेशन। त्वरण यानी एक्सेलरेशन को ए से सूचित किया जाता है। हम लोग देखें कि जो त्वरण है वो होता क्या है? वेग में परिवर्तन की दर समय के साथ, है ना। यानी कितने समय में कितना वेग परिवर्तित हुआ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, यानी वेग में परिवर्तन हुआ होगा तो कुछ पहले अलग वेग होगा और कुछ समय बाद उसका वेग बदल गया होगा। तो माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग भी है, तब क्या हो जाएगा? तो जो वस्तु का त्वरण होगा, ठीक है, जो ए होगा, दिखता कम है ये वाला, वो हो जाएगा कितना वेग में परिवर्तन हुआ, यानी अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग बटा समय। ये जो है उस केस में त्वरण का सूत्र हो जाएगा, क्योंकि वेग में कितना परिवर्तन हुआ? v माइनस u। पहले उसका वेग u था और t समय पश्चात
यहाँ एक जरा सा लिखना है कि t समय बाद अंतिम वेग v हो जाता है। ठीक है, तथा t समय बाद वेग भी हो जाता है। तो जो त्वरण होगा वो क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय टी। अब सभी कोई या तो स्क्रीनशॉट ले लें या साथ ही साथ नोट कर ले तो बेहतर होगा। ठीक है, आपका एक नोट्स भी बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी का कि त्वरण जो है एक सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है, अर्थात यह धनात्मक है ना, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यह किस पर निर्भर करता है, वेग पर। यह वस्तु के वेग में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ये चीज याद रखना है। यदि वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे इसका जो अभी हम सूत्र क्या देखें कि a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी, v का जो SI यूनिट होता है वो क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। तो u का भी मीटर प्रति सेकेंड है, यानी ऊपर में जो हमको मिल जाएगा वो क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड, और बटा नीचे टाइम का जो यूनिट है, टाइम का जो मात्रक है वो सेकेंड है, यानी मीटर प्रति सेकेंड फिर बटे में सेकेंड हो जाएगा, यानी मीटर प्रति सेकेंड। देखो यहाँ क्लियर इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ऊपर का मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा और नीचे का सेकेंड, यानी ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम क्या लिखेंगे, त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कैसे निकाले, तो इसका मात्रक ऊपर वाला का मात्रक बटा नीचे वाला का मात्रक लिख दिए, है ना। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। यहाँ हमने क्या देखा कि यह वस्तु के वेग में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। यदि वेग में परिवर्तन नहीं हो तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। याद रखें, वेग में परिवर्तन जिस तरह होगा उसी तरह उसका त्वरण भी कहलाएगा। जैसे त्वरण, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार, त्वरण कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली अगर हम बोलें तो कुल मिलाकर 4। ठीक है, वो पहला जो हो जाएगा वो होगा क्या, एक समान त्वरण। दूसरा असमान त्वरण। तीसरा औसत त्वरण। और चौथा कौन सा, तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है, एक समान त्वरण, सबका इंग्लिश भी देख लें।
इसको क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको नॉन यूनिफॉर्म इसको क्या कहा जाता है? एवरेज। और इसको इंस्टेंटेनियस। एक्सेलरेशन। ठीक है, बारी बारी करके हम लोग एक एक पढ़ेंगे। पहला, एक समान त्वरण के बारे में जानेंगे। तो एक समान त्वरण क्या होता है? यानी त्वरण का मान समान होना चाहिए, यानी वेग में परिवर्तन हर एक बार समान होना चाहिए। समान समयांतराल में अगर वेग में परिवर्तन समान रूप से हो, नहीं, यदि समान समयांतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से हो तो उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। ठीक है, यानी अगर प्रत्येक सेकंड वेग में 1-1 मीटर प्रति सेकंड की बढ़ोतरी हो रही है, प्लस, ये प्लस 1-1 मीटर प्रति सेकंड की बढ़ोतरी हो रही है। मान लेते हैं अगर प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है तो यहाँ कितना हो गया? 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, नहीं? तो इस तरह से समान समयांतराल लिए हर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेग बढ़ रहा है ना? तो ऐसे में त्वरण उत्पन्न त्वरण क्या कहलाएगा? एक समान त्वरण। क्यों? क्योंकि यहाँ हर एक समय में त्वरण का मान एक समान है। देखो, पहला सेकंड में हम निकालते हैं तो अंतिम वेग हमारा 5 मीटर हो जाता है, माइनस प्रारंभिक वेग 4, 5 में 4 गया 1, और टाइम हमारा 1 सेकंड है, 5 में 4 गया 1/1, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पहला केस में। दूसरा, जो दूसरा सेकंड है 6 घटा और पहले सेकंड में 5, हर एक सेकंड का हम निकाल रहे हैं बटा 1 सेकंड, यानी इसमें भी 1/1, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब केस में यहाँ भी 7 मीटर पर सेकंड हो गया इसका वेग, और प्रारंभ वाला 6 है, 7 में 6 गया 1/1, 8 में 7 गया 1/1, यानी यहाँ हर एक केस में क्या हो जा रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हर एक केस में। 7 - 6/1, फिर 8 - 7/1, हर एक केस में क्या हो जा रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे? यह एक समान रूप से त्वरित वस्तु का गति है ना? यानी इसमें त्वरण क्या हो जाएगा? एक समान हो जाएगा। अब दूसरा जो है वो है असमान त्वरण। कलर चेंज कर लें तो बेहतर होगा। असमान त्वरण क्या कहा जाता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है,
अब असमान त्वरण किसे कहते हैं, जस्ट उसका उल्टा हम लोग बात करेंगे इसमें, है ना। यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन नहीं हो तो उसका त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। ठीक है, परिवर्तन अगर समान नहीं है तो असमान त्वरण। जैसे अगर प्रारंभिक वेग वही 4 मीटर पर सेकेंड था तो पहला सेकेंड में उसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, दूसरा सेकेंड में उसका वेग 7 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तीसरा सेकेंड में उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। चौथा सेकेंड में उसका वेग 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो हर एक सेकेंड उसके वेग में परिवर्तन कितना हुआ, यहाँ हो गया +1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ +2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ +3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ माइनस परिवर्तन हुआ है यानी 4 मीटर पर सेकेंड। टाइमिंग सबका एक ही है, 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड। तो पहला केस में क्या आया, 1/1 यानी +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फर्स्ट सेकेंड। दूसरा सेकेंड में 2/1 यानी +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दूसरा सेकेंड में। तीसरा सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा सेकेंड में। चौथा सेकेंड में -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चौथा सेकेंड है ना। तो इस तरह से हर एक समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन क्या हो गया, असमान हुआ, और इस वजह से इसे हम लोग कौन सा त्वरण कहेंगे, असमान त्वरण। एक जरा सा हम एक चीज़ बताना चाहते हैं आप लोग को कि जो त्वरण के बारे में हम लोग पढ़े थे, एक पॉइंट इसमें जोड़ेंगे, ऋणात्मक त्वरण को। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, मंदन, मतलब रिटार्डेशन। ठीक है, कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ हमारा कैसा त्वरण आया, ऋणात्मक त्वरण। देखिए, तो ये त्वरण नहीं, इसको क्या कहेंगे हम लोग, मंदन। ठीक है, आगे बढ़ें। तीसरा जो है वो है हमारा, तीसरा कौन सा है, औसत त्वरण। औसत त्वरण यानी एवरेज एक्सेलरेशन। तो औसत त्वरण किसे कहते हैं, औसत त्वरण हम लोग औसत का डेफिनेशन जानते हैं कि टोटल जितना हुआ, और जैसे अगर मान लें औसत कमाई के बारे में बात करें तो टोटल जितना कमाई हुआ, टोटल जितना दिन लगा। औसतन प्रतिदिन कमाई अगर निकालना है तो प्रतिदिन यानी टोटल दिन बाय टोटल कमाई बाय टोटल दिन। उसी तरह औसत त्वरण अगर हमको निकालना है तो किसी वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। ठीक है,
औसत त्वरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहा जाता है? औसत त्वरण। अर्थात यदि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा t समय पश्चात उसका वेग भी हो जाता है, तो वस्तु का औसत वेग क्या हो जाएगा? अब औसत वेग यानी एक्सेलरेशन को ए वी यानी औसत हम इस तरह से दिखाते हैं, एक के नीचे ए भी, ठीक है। तो ए भी जो है यानी ए एवरेज, औसत वेग को हम क्या लिख सकते हैं? अंतिम वेग कितना था, प्रारंभिक वेग कितना था, तो उसमें अंतर कितना हो गया बटा टाइम टी। ये हमारा क्या हो गया? औसत वेग का सूत्र, ठीक है। अब अगर बोला जाए कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा t1 समय पश्चात उसका वेग v1 तथा t2 समय पश्चात उसका वेग क्या हो जाता है? v2 हो जाता है। तो मान लेते हैं अगर प्रारंभिक वेग u रहे, t1 पश्चात उसका वेग v1 हो जाए और t2 समय पश्चात उसका वेग v2 हो जाए, तो अंतिम वेग क्या हो गया? v2 और प्रारंभिक वेग u, तो v2 माइनस u बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2, ये हो गया हमारा औसत त्वरण का फार्मूला। अगर इस तरह का केस हो तो ठीक है, अन्यथा यही याद रखें। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट टाइप कौन सा है? तात्क्षणिक त्वरण। इसको हम लोग कहते हैं इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या होता है? तो किसी क्षण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को, बस किसी क्षण वस्तु में उत्पन्न त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है, ठीक है। इसे ए आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा त्वरण और त्वरण के प्रकार, है ना। अब इसके आगे हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वस्तु के गति का ग्राफीय निरूपण, ठीक है। वस्तु के गति का ग्राफीय निरूपण। अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा? गति का ग्राफीय निरूपण। तो गति का ग्राफीय निरूपण में किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए जो है एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। रेखीय ग्राफ मतलब रूल्ड
जैसे नहीं होता है ग्राफ कॉपी टाइप का ग्राफ पेज, है ना, उसकी आवश्यकता होगी। तो हम लोग यहाँ जनरल से ही देख लेंगे और बाकी ग्राफ पेज में इसका प्रैक्टिस करेंगे। इसमें एक भौतिक राशि, जैसे अभी हम लोग गति के लिए देखेंगे तो दूरी, ठीक है, फिर वेग और त्वरण का भी देख लेंगे। तो दूरी, वेग और त्वरण का अन्य भौतिक राशि पर जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, जैसे समय के साथ दूरी में परिवर्तन होता है भाई, समय बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगा या समय बढ़ेगा तो दूरी घटेगा, कुछ भी हो सकता है ना। फिर वेग में भी समय के साथ परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। त्वरण में भी समय के साथ परिवर्तन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को दूरी और समय के साथ दूरी कैसे बढ़ती है या किस प्रकार से उसका परिवर्तन होता है, समय के साथ वेग किस तरह बढ़ता है या उसका परिवर्तन होता है, और समय के साथ त्वरण किस तरह बढ़ता है या घटता है, उसका परिवर्तन किस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले दूरी समय ग्राफ के ओर। इसमें हम लोग तीन तरह का, हमारा 3 सब टॉपिक होगा। पहला होगा दूरी समय ग्राफ, दूसरा होगा वेग समय ग्राफ और तीसरा हो जाएगा हमारा त्वरण समय ग्राफ, ठीक है। तो पहला सब टॉपिक क्या हो जाएगा, दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, यहाँ हम दूरी का समय के साथ परिवर्तन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो किस तरह समय के साथ दूरी में परिवर्तन होता है। अगर हम इसको अक्ष के रूप में सूचित करें कि ये जो x अक्ष है ये समय को दर्शाएगा, ठीक है, और ये जो y अक्ष है ये दूरी को दर्शाएगा। ये क्या होता है, मूल बिंदु 0 या O, ठीक है, O कहते हैं, ओरिजिन को क्या कहा जाता है, O। तो अगर दूरी में परिवर्तन हो रहा है या नहीं, दूरी बढ़ रही है या नहीं, वस्तु गति करेगा तभी ना उसका दूरी बढ़ेगी, है कि नहीं। तो मान लेते हैं कोई वस्तु विराम में है, ठीक है, कोई वस्तु क्या है, विराम में है। घड़ी भी हम रख दिए हैं इसके सामने, ठीक ना। तो ये वस्तु विराम में है, ये समय चल रहा है, समय बढ़ रहा है ना, अपने हिसाब से समय बढ़ रहा है, लेकिन यह वस्तु अपने स्थान से नहीं गति कर रही है, यह अपने स्थान पर ही अडिग है, यह विराम में है। यानी समय बढ़ता जा रहा है लेकिन वस्तु का जो गति है या वस्तु की जो दूरी है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण यह गति नहीं कर रहा है, यानी यह विराम में है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर बैठे हैं, ये मूल बिंदु पर, यहाँ से इसकी दूरी 4 मीटर है। तो 4 मीटर पर ये, इसको हम कैसे ग्राफीय रूप से निरूपित करते हैं, मतलब ये जो है हम यहाँ बैठेंगे, समय अगर बढ़ेगा तो वस्तु भी क्या करेगा, समय के साथ समय बढ़ रहा है लेकिन वस्तु समय भी बढ़ रहा है और वस्तु का दूरी भी बढ़ रहा है, तो उसका पॉइंट जो है खिसकते जाएगा हमारा, इस तरह से ग्राफ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 4 मीटर में वस्तु जस का तस समय बढ़ रहा है, समय जो है देखो समय एकदम बढ़ रहा है लेकिन वस्तु गति कर ही नहीं रही है, वे अपने 4 मीटर के जगह पर ही स्थिर है और इस वजह से इसका ग्राफ केवल समांतर हो जाएगा समय अक्ष के। तो ये बढ़ेगा नहीं। अगर मान लेते हैं अब दूसरे ग्राफ में, ध्यान देना, दूसरे ग्राफ में ये रहा O ओरिजिन x अक्ष, ये है y अक्ष, यहाँ S। अब यहाँ हम वस्तु को क्या करवाते हैं, गति करवाते हैं।
1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, सबका काउंटिंग कर दिए। नंबर आप लोग जान रहे 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4, थोड़ा हम बड़ा बड़ा करके बनाते हैं ताकि देखने में भी सुविधा हो, है ना। एक सेकेंड। यहाँ हम लोग 4 स्थिति बनाए हैं दूरी समय ग्राफ के लिए। 4 स्थिति है। पहला स्थिति में हम लोग जो वस्तु होगा प्रेक्षक के पास विराम में होगा, प्रेक्षक के पास, दूर नहीं है। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति अगर हम बोले, प्रारंभिक स्थिति क्या हो गया, वस्तु प्रेक्षक के पास है यानी यहीं पर वस्तु है। ठीक है, और विराम में है, यह वस्तु समय बढ़ने के साथ नहीं बढ़ रहा है, इसका जो है दूरी समय बढ़ने के साथ इधर नहीं बढ़ रहा है, तो समय तो बढ़ रही है, तो इसका ग्राफ क्या हो गया, समय अक्ष पर समपाती हो गया। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं वस्तु प्रारंभ में, है ना, याद रखना, प्रारंभ में वस्तु प्रेक्षक से, प्रेक्षक किसको कहते हैं, जो देख रहा है कि वस्तु गति कर रहा है। ठीक है, प्रेक्षक से 1 मीटर की दूरी पर हो एवं विराम में हो, वहाँ भी वह चल नहीं रहा हो। 1 मीटर की दूरी पर वस्तु है लेकिन वह उसका दूरी बढ़ नहीं रहा है, बस विराम में ही है, तो समय कितना बढ़ जाएगा, लेकिन उसका जो दूरी है वह सदैव क्या रहेगा, 1 मीटर। ठीक है, जितना समय कितना भी बढ़ जाए लेकिन उसका दूरी क्या रहेगा, 1 मीटर। और समय कितना भी बढ़ गया तो इस केस में इसका दूरी 0 मीटर, दूरी क्या हो गया, 0 मीटर। अब प्रारंभ में वस्तु प्रेक्षक के पास हो, प्रारंभ में वस्तु प्रेक्षक के पास हो यानी मूल बिंदु पर स्थित हो प्रारंभ में, यानी वह जो है मूल बिंदु से गति करना प्रारंभ करे, इसका मतलब प्रेक्षक के पास से गति करना प्रारंभ करे। और समय के साथ, औस नहीं है ये, और है, समय के साथ एक समान वेग से गति करे तो उसका वेग समय ग्राफ, समय दूरी समय ग्राफ। तो मान लेते हैं प्रेक्षक के पास यानी वस्तु यहाँ है। अब 1 सेकेंड में वह 2 मीटर का दूरी तय करता है, मानते हैं 1 सेकेंड में 2 मीटर। वेग क्या है, एक समान वेग, तो उसका वेग हम डाल देते हैं कुछ, 2 मीटर प्रति सेकेंड वेग है, यानी 1 सेकेंड में यह वेग कितना ट्रेवल करेगा, 2 मीटर। तभी ये 0 है तो 2 कहाँ आ गया, यहाँ, और 1 सेकेंड ये रहा, यानी दूसरा बिंदु हमको यहाँ मिला। तीसरा बिंदु निकालते हैं, दूसरा सेकेंड में ही फिर 2 मीटर तय करेगा, यानी 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी दूसरा सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से सीधा लाइन मूल बिंदु से, कहाँ से, मूल बिंदु से सीधा लाइन हमको मिलेगा। ठीक है, कब मूल बिंदु से मिलेगा, जब वस्तु विराम में है और प्रेक्षक के पास एक समान गति कर रहा है। अब दूसरा, जब वस्तु
मूल बिंदु से, मूल जब प्रारंभ में, यस, मूल बिंदु से 1 मीटर की दूरी से 2 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति करना प्रारंभ करें। ध्यान देना, यहाँ क्या बोले कि ये जो वस्तु है, वस्तु जो है वो 1 मीटर की दूरी पर स्थित है मूल बिंदु से, यानी वह प्रेक्षक से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है और 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहा है, यानी 1 सेकेंड में इसका वेग दूरी कितना तय करेगा ये, तो 2 मीटर। तो 1 और 2, तीसरा मीटर में ये पहुंच जाएगा 1 सेकेंड में, यानी ये हो गया इसका। तो इस तरह करके दूसरा सेकेंड में ये 3 और 2 5वां सेकेंड तय करेगा, कुछ यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह इसका ग्राफ हो गया ये ऐसे। ठीक है, तो ग्राफ कैसे निकला, कैसे खींचे, ये समझ में आया सबको। एक और केस बनता है, 2 और केस बनता है, ठीक है, जिसमें हम लोग त्वरण को जोड़ेंगे। अभी हम लोग दूरी समय ग्राफ ही पढ़ रहे हैं, दूरी समय ग्राफ। इसमें 2 और हमको जोड़ना है। ठीक है, अब नंबरिंग भी कर दे रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जो है इसमें नंबर पुट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 लिखे, लेकिन जो समय अक्ष के एलोंग लिखे वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड दर्शाता है, यानी टाइम किस में है, सेकेंड में। टाइम किस में है, सेकेंड में। और ये ऊपर वाला 1 2 मीटर दर्शाता है, ये किस में है, मीटर। ठीक है, अब जो है इसमें क्या क्या दिखाना है हमको। पहले गति मूल बिंदु से गति करना प्रारंभ करता है, पहला पॉइंट, मूल बिंदु से गति करना प्रारंभ करता है। ठीक है, पहला पॉइंट, यानी वस्तु कहाँ है, मूल बिंदु पर है। दूसरा, अब एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण कितना, तो मान लेते हैं 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी इस हिसाब से जब हमारा 1 सेकेंड होगा तो उसका वेग हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। जब हमारा ये क्या है, वेग हो जाएगा। जब हमारा 2 सेकेंड पूरेगा तो उसका वेग हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। नहीं, 2 सेकेंड जब पूरेगा तो 1 मीटर पर सेकेंड में 1 मीटर और जुड़ जाएगा, है कि नहीं। एक फार्मूला होता है हम लोगों को वेग निकालने का, v बराबर u प्लस ए टी। यू हमारा प्रारंभिक वेग 0 है, यानी इसका 0 था, प्लस ए हमारा कितना है, 1 है, और टाइम हमारा 2 है, 2 सेकेंड में, तो वेग हमारा 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा।
ठीक है, तो 2 ही पॉइंट हम ले लेते हैं। तीसरा सेकेंड में इसका जो वेग हो जाएगा तो 1 गुना 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 गुना 3 मीटर पर सेकेंड। तो प्रत्येक सेकेंड जो है हम क्या देख पा रहे हैं, प्रत्येक सेकेंड हम क्या देख पा रहे हैं कि वेग बढ़ जा रहा है ना। वेग क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो डिस्टेंस के बारे में बात करें तो हम लोग जानते हैं कि s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u हमारा 0 है, यानी s बराबर क्या हो गया, हाफ AT स्क्वायर, 1/2 गुना 1 गुना टाइम हमारा पहला सेकेंड। तो इसका विस्थापन कितना तय होगा, 1/2। जब टाइम 2 हो जाएगा, S1 में हमारा ये है, S2 में हमारा दूसरा सेकेंड, तो 2 दूनी 4 और a है 1, 4 एकम 4/2 यानी 2 मीटर तय हो जाएगा। तीसरा सेकेंड में जो है तो 3 तिया 9, 9 एकम 9, 4.5 मीटर तय होगा। अब ग्राफ खींचेंगे। देख, सबसे पहले इसमें क्या हमको मिला था, त्वरण। मूल बिंदु से शुरू हुआ है और त्वरण हमको मिल गया है। तो त्वरण से हम चूंकि दूरी समय ग्राफ खींच रहे हैं, तो त्वरण से हमको दूरी निकालना होगा। त्वरण के हिसाब से हमको 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, दूसरा सेकेंड में कितना, तीसरा सेकेंड में कितना, इस तरह हमको निकालना होगा। तो यहाँ हम क्या देखें, पहला सेकेंड में जो दूरी है वो आधा मीटर तय किया। पहला सेकेंड में दूरी आधा मीटर, आधा यानी यहाँ पहुँचा पहला सेकेंड, यानी पहला सेकेंड में वस्तु का जो ग्राफ आया वो यहाँ पहुँचा। दूसरा सेकेंड में इसका 2 मीटर तय करता है। ये दूसरा सेकेंड को हम ऊपर की ओर बढ़ा देंगे, 2 मीटर कहाँ, यहाँ, इसको ऐसे हम बढ़ा देंगे तो ग्राफ कहाँ पहुँचा, यहाँ पर। तीसरा सेकेंड में 4 मीटर हो जा रहा है, तीसरा सेकेंड ये है, ये बढ़ा दिया हम ऊपर की ओर, और चौथा से 4 मीटर को हम इधर बढ़ा देंगे तो हमारा ग्राफ यहाँ हो गया। यानी कुछ ऐसे ग्राफ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी वक्र रेखा मिला हमको। कैसा रेखा, वक्र रेखा, ठीक है। उसी तरह जब हमारा वस्तु मूल बिंदु से अगर हट के रहा, ठीक है, तो मूल बिंदु से अगर हट के रहा, मान लेते हैं 1 मीटर की दूरी पर रहा, वस्तु कहाँ है, मूल बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर से गति प्रारंभ करता है, पहला हो गया। दूसरा त्वरण वही एक समान रखते हैं, त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जो पहला दूरी तय करेगा, पहला सेकेंड, वो हो जाएगा 1/2 मीटर, यानी प्लस तो हमारा पहले है ना, 1 मीटर पहले है, यानी उसका पहला सेकेंड में दूरी क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 यानी 1.5 मीटर। दूसरा सेकेंड में 2 + 1 3 मीटर। तीसरा सेकेंड में 4 + 1 5 मीटर। तो बस पहला सेकेंड में हमारा कितना हो जाएगा, 1.5, यहाँ 1 में है, 1 और 1.5 अढ़ाई होता है, यानी यहाँ पर से यहाँ सीधा ग्राफ, सीधा लाइन, और पहला सेकेंड का सीधा लाइन। तो कहाँ पॉइंट मिला हमको, पहला यहाँ। दूसरा सेकेंड में 3 मीटर है, तो दूसरा सेकेंड हमारा ऐसे ग्राफ जाएगा। दूसरा 3 मीटर जो है तो 1.5 है, 1.5 और 3 कितना हो गया, सॉरी, दूसरा सेकेंड में अढ़ाई था, नहीं, दूसरा सेकेंड में 2 था, 2 और 1 3 मीटर में हमारा हो जाएगा। यहाँ हमारा 1.5 मीटर में होगा, अढ़ाई नहीं, मिस्टेक हो गया। नहीं, आप लोग भी बोल सकते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना।
पहला सेकेंड में आधा मीटर 1 सेकेंड में तय करेगा और 1 पर है तो आधा मीटर तय करने पर ये हो जाएगा 1.5 पर, यानी पहला सेकेंड में कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा। पॉइंट हमारा कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। दूसरा सेकेंड में ही जो है 2 मीटर तय करता है और 1 मीटर हमारा पहले था, तो 2 और 1 3 हो जा रहा है, यानी यहाँ पर हमारा दूसरा ग्राफ आएगा। तीसरा सेकेंड में 5 मीटर तय करता है, ये 4 है, एक और समझ लो यहाँ पर है ना, ये सीधे जाएगा। और तीसरा सेकेंड, यानी तीसरा सेकेंड हमारा ग्राफ कुछ ऐसे है। ये ग्राफ कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक है, समझिए। ग्राफ की प्रकृति क्या दिख रही है? वक्र रेखा। तो 6 ग्राफ हम लोग देखे, 6 में क्या दिखा? पहले में जब वस्तु विराम में होती है और मूल बिंदु पर स्थित होता है, तो पहला ग्राफ में हम क्या देखते हैं? जब वस्तु विराम में मूल बिंदु पर स्थित होती है, जब वस्तु क्या है? विराम में है प्लस मूल बिंदु पर है। कहाँ पर है? तो ग्राफ जो है क्या होता है उसका? समय अक्ष के संपाती। ठीक है। दूसरा केस में जब वस्तु कुछ प्रारंभिक दूरी पर स्थित होता है प्लस विराम में होता है, तो उसका ग्राफ कैसा होता है? समय अक्ष के समांतर। ये क्या दिख रहा है हमको? समांतर दिख रहा है ना। ये समय अक्ष ये है, ठीक है, और ये दूरी अक्ष है, तो समय अक्ष के समांतर है। अब इस केस में क्या हुआ? जब वस्तु मूल बिंदु पर है, वस्तु कहाँ स्थित है? मूल बिंदु पर, प्लस समान वेग से गति कर रहा है, समान वेग से गति, तो ग्राफ कैसा मिलेगा? मूल बिंदु से शुरू होकर सरल रेखा। ठीक है, मूल बिंदु से शुरू हुआ सरल रेखा, से शुरू होकर एक सरल रेखा मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्राफ कैसा होगा? वस्तु प्रारंभिक दूरी कुछ रहता है, प्रारंभिक दूरी को हम लिखें कि S0। ठीक है, तो यहाँ हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं वस्तु का प्रारंभिक स्थिति S0 रहता है, प्लस एक समान वेग से गति भी करता है, तो ग्राफ S0 से शुरू होकर सरल रेखा मिलता है। ठीक है, तीसरा जो है, चौथा तो हम लोग देख लिए। पांचवा, जब वस्तु मूल बिंदु यानी O पर हो, है ना, और एक समान त्वरण से गति करे, त्वरण से गति करे, तो ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ वक्र रेखा, मूल बिंदु से शुरू होकर, मूल बिंदु से शुरू होकर वक्र रेखा
मिलता है ना। जब वस्तु जो है S0 यानी कुछ प्रारंभिक दूरी पर स्थित हो और एक समान त्वरण से गतिमान हो, तो जो उसका ग्राफ होगा वो S0 से शुरू होकर वक्र रेखा मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों का ये दूरी समय ग्राफ कंप्लीट हुआ। इसमें हम लोग सबसे पहला चीज़ पढ़े वेग में परिवर्तन की दर, जिसको हम लोग क्या कह दिए, त्वरण, है ना। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कह दिए, त्वरण। त्वरण कितने प्रकार के बताए, 4 प्रकार के, है ना। एक समान त्वरण, फिर असमान त्वरण, फिर औसत त्वरण और फिर तात्क्षणिक त्वरण। सबका डेफिनेशन भी हम लोग देखें। इसके बाद हम लोग क्या देखें, गति का ग्राफीय निरूपण। गति का ग्राफीय निरूपण, इसमें हमने कहा कि हम लोग 3 प्रकार का ग्राफ देखेंगे। 3 भौतिक राशियों का समय के साथ निर्भरता का ग्राफ देखेंगे, यानी दूरी समय, जिसको हम लोग ST ग्राफ भी कहते हैं, फिर वेग समय, जिसको हम लोग VT भी कहते हैं, और तीसरा है त्वरण समय, जिसे हम लोग AT ग्राफ भी कहते हैं। तो आज हम लोगों ने ST ग्राफ देखा। ST ग्राफ में टोटल 6 प्रकार का ग्राफ देखा। ठीक है, पहला जो समय अक्ष के संपाती होता है, तो इसका क्या कंडीशन बताए, मूल बिंदु पर वस्तु स्थित है और क्या है, विराम में। ठीक है, दूसरा बताए समय अक्ष के समांतर। ये कब, जब वस्तु का प्रारंभिक दूरी या S0 पर, ठीक है, वस्तु स्थित है, वस्तु स्थित प्लस क्या है, विराम में। तीसरा ग्राफ हम लोगों ने क्या देखा कि वस्तु मूल बिंदु से सरल रेखा मिलता है। ग्राफ जो है मूल बिंदु से शुरू होकर सरल रेखा, तो यह कब होता है, जब वस्तु O पर हो प्लस एक समान वेग से गतिमान हो। ठीक है, तीसरा यानी चौथा क्या हम लोग देखें, ग्राफ जो है वो S0 से शुरू होकर सरल रेखा मिलता है। कब, जब वस्तु S0 पर हो और एक समान वेग से गतिमान हो। पांचवा ग्राफ हम लोग देखें कि वक्र रेखा कहाँ से, मूल बिंदु से शुरू होकर वक्र रेखा मिला। कौन रेखा मिला, वक्र रेखा। तो ये कंडीशन कब होता है, जब हमारा वस्तु मूल बिंदु पर स्थित हो O पर प्लस एक समान त्वरण से गतिमान हो, और छठा जो है वो S0 से शुरू होकर वक्र रेखा मिलता है। कब, जब वस्तु S0 पर हो और एक समान त्वरण से
गतिमान, गति करे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग कॉपी में नोट भी करते होंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ना दबाना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिल सके और आप इस क्लास का लाभ उठा सकें। साथ में अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी आपके साथ साथ इस क्लास का फ़ायदा हो सके। धन्यवाद और मिलते हैं अगले क्लास में।